सो है एवरीवन, मेरे साथ और भी फ्रेशर्स आ चुके हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के हैं और न्यू फेसेस दिख रहे हैं मुझे। तो इनसे भी जानेंगे कि इन्होंने कैसे अपना तैयारी किया और कैसे 2 साल अपना पूरा प्रिपरेशन में लगाया और सीयूपी में लैंड किए सभी के सभी। तो कुछ चीज़ें बेसिक सब पूछेंगे, पहले इंट्रोडक्शन लिया जाएगा आप लोगों का कि आपका नाम क्या, आपका ब्रांच क्या और आपने स्कोर कितना किया, ठीक है। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या। मैं ENTC ब्रांच से हूँ और मेरा स्कोर 98.9 परसेंटाइल था। Hello everyone, my name is Aditya Kendre. I am from civil branch. I score 98 percentile. Hello everyone, my name is Krishna Bikan Patil. I am from ENTC branch. My score is 99.58. Hello friends, myself Himanshu Deepak Patil. I am from Jalgaon. I have scored 99.63 percentile in CET and 97.01 percentile in JEE Mains. सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम कार्तिक गायकवाड़ है और मैं बुलढाना डिस्ट्रिक्ट से हूँ, महाराष्ट्र। और मेरी ब्रांच सिविल है और मेरा स्कोर 98.5 था सीईटी में, जेई नहीं दिया था मैं। तो पहले जान लेते हैं कि आपका 1-2 वीक हो चुका है कॉलेज में आए हुए सबका, ठीक है। तो जो आपने एक्सपेक्टेशन सेट किया था और जो रियलिटी हिट हुई, इसके बारे में आप सबसे पूछा जाऊंगा कि कैसा रहा, आपको एक्सपेक्टेशन कैसा था इस कॉलेज से और क्या हम लोग फुलफिल कर पाए कि नहीं कर पाए, कॉलेज फुलफिल कर पाया कि नहीं कर पाया। चलिए आपसे पहले जानते हैं। मतलब एज अ स्टूडेंट हर बच्चे को कॉलेज से एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है। एक तो भैया के वीडियोस ने एक्सपेक्टेशंस और बढ़ा दी थी, हाँ, बट स्टिल 1-2 वीक हो गए, बट स्टिल 1-2 वीक हो गए एंड वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग, सो इट्स नाइस। ओवरऑल मेरा कॉलेज के साथ तो एक्सपीरियंस अच्छा था एंड कैंपस वाज नाइस, इधर क्लब्स भी अच्छे एंड फैकल्टी वाज आल्सो गुड, सो ओवरऑल मेरा अच्छा ही था। मेरे लिए कॉलेज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया क्योंकि कॉलेज ने इस साल से क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम अनाउंस किया है। तो फिर उससे मुझे ENTC के अलावा मुझे और कौन से ब्रांच के कोर्स चाहिए वो भी सिलेक्ट करने आ रहे हैं, इसलिए मुझे मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। एक्चुअली मैं IIT का सोच रहा था बट मैंने COEP चूज़ किया। माई स्कोर वॉज नॉट दैट इनफ टू गेट IIT बट आई चोज COEP। और मैं जब इधर आया तो मैंने देखा इधर बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, स्टिल मैनी एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन। और मैं इधर का माहौल देख के बोल सकता हूँ कि ये एक प्रकार से मिनी IIT है। और COEP में बहुत सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि IIT में ही वो सब इवेंट्स होते हैं, लेकिन COEP भी उस लेवल पे है। सो एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था, बस एक प्रॉब्लम थी कि इंटरनेट का थोड़ा इशू था। मतलब पुणे है, मेन पुणे है, तो उसमें ऐसा कंसिडर कर रहे थे कि अच्छा इंटरनेट आएगा। बस वो स्टार्टिंग में कुछ हो गया था, मतलब वाईफाई नहीं आ रहा था बराबर। बस बाकी कुछ नहीं, कैंपस भी अच्छा है, बड़ा है और हॉस्टल में मेस, ग्राउंड, कॉलेज सब पास में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने आने जाने में। बस थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू रहेगा ही। तो जैसे अब IIT NIT की बात आई गई है तो पहले आप सबसे जानते हैं, ठीक है, कि क्या सबका ड्रीम COEP था या फिर ये सेकंड चॉइस था। सबका ड्रीम IIT NIT या फिर और भी बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। तो क्या सबका ड्रीम COEP था? तो जानते हैं आपके बारे में। सो टू बी ऑनेस्ट, ड्रीम तो IIT था, पर IIT ऐसा इन जनरल कुछ नहीं था कि IIT मिल जाए बस। पर हाँ, नहीं मिला तो फिर इट्स बेटर कि COEP चॉइस कर ले। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस आपका IIT था, CET सेकंड आपका? हाँ, मेरा भी वैसे ही। मुझे IIT रुड़की बहुत अच्छी लगती थी, वहाँ की थॉमसन बिल्डिंग मुझे बहुत मतलब अट्रैक्ट करती थी। सो लेकिन मैं गया नहीं, लेकिन स्टिल COEP इज़ बेटर, इसलिए अच्छा। मेरा तो हमेशा से फर्स्ट प्रेफरेंस IIT NIT ही था। उसमें IIT बॉम्बे मुझे बहुत पसंद आ रहा था, पर एडवांस क्रैक नहीं हुआ, तो फिर COEP भी बेस्ट ऑप्शन था। मैंने एक बुक रीड की थी तो मेरे को लगता था कि IIT बॉम्बे अच्छा है, लेकिन बाद में पता चला कि IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास सब IITs अच्छे और उधर अच्छा माहौल है। और ये माहौल COEP में भी है। COEP भी उसी लेवल का है, बस स्केल अलग है। उधर आपको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर मिलेगा, वो ज़्यादा मिलेगा, बट इधर आपको स्टेट लेवल या नेशनल लेवल उधर भी एक्सपोजर मिलेगा और इंटरनेशनल लेवल पे भी मिलेगा, बट नॉट एज कम्पेयर टू IITs। तो COEP भी अच्छा है और अभी मेरे को तो यही अच्छा लग रहा है IIT से। थैंक यू। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस IIT नहीं था और मैंने जेई भी नहीं दी, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम दी थी CET, और बस वही था मेरा। CET से मुझे COEP मिला और फर्स्ट प्रेफरेंस भी वही था। कैप 1 में मुझे ऑटो फ्रीज हो गया था सिविल ब्रांच। तो फिर भी कोई बात नहीं, सबको अगर IIT नहीं मिली तो COEP वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है महाराष्ट्र का, इवन इंडिया का बेस्ट कॉलेज कंसिडर किया जाता है। तो आप लोग अच्छे ब्रांच में लैंड किए हो, सब COEP में अच्छे ब्रांच में लैंडेड हो। तो सबका मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, आपने तैयारी कैसे किया, थोड़ा सा समरी बता दो कि आपका तैयारी कैसा रहा। तैयारी मतलब मैंने 11th-12th एक कोचिंग ज्वाइन की थी, वहीं से मैं प्रिपेयर कर रही थी। कोई ऑनलाइन स्टूडेंट है क्या जिसने ऑनलाइन पढ़ाई? नाइस। So I was preparing offline
फॉर जेई, तो उसी बेसिस पे मैंने सीईटी दी। तो सीईटी में फर्स्ट इज कि तुम लोग प्रेशर हैंडल करना सीख लो। जब एग्ज़ाम देते हो ना, तब जो बंदा प्रेशर हैंडल करना सीख गया ना, वो एग्ज़ाम क्रैक कर देगा। तो इसलिए जेई में मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई थी, बहुत पीयर प्रेशर होता है, तो इसलिए मेरा जेई नहीं हुआ। इट वाज 91। सो वही मैंने इम्प्रूव करके सीईटी में मैंने बेस्ट किया, और दिस इज़ वेयर आई एम लैंडेड नाउ। मैंने ऑफलाइन प्रिपरेशन की थी एलन से, और वही नागपुर एलन नांदेड़ एलन, हाँ एलन नांदेड़ से ही मैंने ऑफलाइन 2 साल की प्रिपरेशन की थी। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट जब नहीं हुआ, तब मैंने सीईटी के लिए फिर मैंने स्विच किया फिर। लेकिन सीईटी और जेई में डिफरेंस होता है बहुत। सीईटी में आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने को प्रैक्टिस करने के लिए। और सीईटी में मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है। इधर मैथ्स को 100 मार्क्स रहते हैं, इसलिए मैथ्स अच्छा होना चाहिए सीईटी के लिए। मैंने 10th के बाद 11th 12th को कोचिंग लगाई थी छत्रपति संभाजी नगर में। मैंने कोचिंग तो जेई एडवांस के लिए ही लगाई थी। तो मेरे 2 साल पूरे एडवांस की प्रिपरेशन में गए थे। मेरी मेंस भी क्लियर हो गई, उसमें 97.38 थे। लेकिन एडवांस में मेरा अच्छा कोई स्कोर बना नहीं था। तो फिर मैं सीईटी में, मतलब मैंने सीईटी भी थोड़ी सीरियस ही दी थी। मुझे लगा मेंस में कुछ मिलेगा, लेकिन मेंस में मैंने बाद में जोशा भरा तो मुझे मिला नहीं। लेकिन सीईटी के परसेंटाइल अच्छे आने के बाद मैंने सीओपी में पूरा फोकस किया था। मैंने जलगांव से प्रिपरेशन की थी, बंसल क्लासेस जलगांव ऑफलाइन सेंटर। तो उधर मैंने 2 साल पढ़ाई की। मैंने एक्चुअल में जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन की थी। और जब मैंने प्रिपरेशन की, बाद में मैंने सीईटी भी दी थी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सीईटी के थ्रू कॉलेज लूँगा, बट मैंने दे दी थी। और जब मैंने मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन की, तो मेरे को पता चला कि ये मतलब एडवांस का लेवल अल्टीमेट है, और उससे अपनी जो थिंकिंग है वो खुलती है, और अपन ज़्यादा सोच सकते हैं, और उससे ही सीईटी में ज़्यादा स्कोर आ सकता है। जो कि जूनियर से अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम जेई मेंस और जेई एडवांस की प्रिपरेशन करो, ना कि सीईटी की। और मेंस एडवांस की प्रिपरेशन करते टाइम जो भी टॉपिक्स है, उनको जितना विजुलाइज कर सकते हो उतना विजुलाइज करो। एट द एंड तुमको वो पूरा जो क्वेश्चन है, उसमें तुमको पूरा जो डायग्राम वगैरह है, जो भी है, वो तुमको सोचते आना चाहिए, और वो भी एग्जाम प्रेशर में। तब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मेरे टाइम मतलब मैं तो मेंस दिया था, मैंने मेंस 2, तो उसके बाद मैं घर आने के बाद बहुत रोया था, क्योंकि मेरा एज एक्सपेक्टेड नहीं गया था। तो प्रेशर हैंडल करना भी सीखना होता है, और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देनी होती है। तो सबसे पहले मुझे जेई नीट और सीईटी इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मतलब हमारे क्लास 10 में था, तो क्लास 10 में मैंने मतलब सारे स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे कि आगे क्या करना है। कोई जेई कर रहा था, कोई नीट कर रहा था, कोई सीए कर रहा था। तो बस मैं भी उसी डिस्कशन में बैठ गया, और मैंने पूछा कि मैं जेई करूँगा। तो बच्चों ने, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि तेरे से जेई नहीं होगा, तू रहने दे, तू मतलब ईजी एग्जाम कर, सीईटी कर। तो फिर मैंने भी सोच लिया कि जेई तो होने वाला नहीं मेरे से, और वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। क्योंकि अगर मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया होता तो सीईटी जैसी क्रैक की वैसी जेई भी की थी। और सीईटी की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी। 11th और 12th में मैं कॉलेज में जाता था, और कॉलेज से आने के बाद मैं ऑनलाइन लेक्चर्स देखता था। मैंने कोचिंग लगाई थी, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, तीनों के लिए कोचिंग लगाई थी। जैसे आपने जाना कि इन्होंने कैसे तैयारी किया था और क्या क्या प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आई थी, तो आपसे जानेंगे यार, सबका एक ना एक वीक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, ठीक है। तो आप सभी का कोई ना कोई वीक सब्जेक्ट होगा। तो बच्चे भी फेस करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को लेकर। किन्हीं का मैथ्स वीक होता है, किन्हीं का फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से, आपका क्या वीक सब्जेक्ट था, एक एक करके सब बताइए। पहले बताइए, आप बताइए। मेरा फिजिक्स ही था। मेरा केमिस्ट्री था। मेरा तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो तीनों मुझे टफ थे, और तीनों इजी भी जा रहे थे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ऐसा सब्जेक्ट भी बहुत टफ बस एक केमिस्ट्री लगा, उसमें मुझे रट्टा मारने रखने वाला फिजिक्स। मुझे केमिस्ट्री लगा था, और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी उसमें आए। केमिस्ट्री हार्ड था, लेकिन अच्छा, तो मोस्टली यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का बात हो रहा है ना। तो पहले इनसे जानते हैं कि इन्होंने कैसे अपने सब्जेक्ट को ओवरकम किया और अपने को मतलब उस सब्जेक्ट से निकाल और अच्छे स्कोर किया। बेसिकली फिजिक्स के लिए मैंने क्या किया, मैं क्वालिटी क्वेश्चंस करती थी, क्वांटिटी नहीं। जितनी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व करोगे, उतना दिमाग खुलेगा, इतना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एक स्पेसिफिक टाइम हर रोज़ उस सब्जेक्ट्स के लिए दिया करो, ताकि फिजिक्स तुम्हारा ऑल एंड गुड रहे, जैसे मैथ्स और केमिस्ट्री रहता है। सो मैं क्वालिटी क्वेश्चंस करती थी जितना मैं कर पाऊँ। जितना भी टाइम लगे, 1-2 घंटे लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, कर लो। उससे तुम्हारे कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं, और उस टाइप के ज़्यादा सवाल तुम लोग कर पाते हो। क्वांटिटी पे कभी फोकस मत करना, क्वालिटी पे फोकस करना। कॉन्सेप्ट पर जाओ। हाँ, कॉन्सेप्ट पे जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मेरा केमिस्ट्री मुझे मतलब मुझे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थोड़ा ज़्यादा हार्ड लगता था, क्योंकि
मैं उसको ओवरकम करने के लिए मैं रोज सुबह ऑर्गेनिक मतलब रटता था। कितने बजे? सुबह 6-7 बजे तक उठते से ही मैं ऑर्गेनिक पढ़ने लगता था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, और फिर बाद में उसके क्वेश्चन सॉल्व करता था। फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिर बाद में वो बैठ जाता है कि आप जो डेली जब करते हो तब मुझे तो टफ केमिस्ट्री था, तो उसके लिए मैंने ऐसा आइडिया निकाला कि मुझे ऑर्गेनिक टफ जा रहा था, तो फिर मैं हर रोज़ सुबह उठ के केमिस्ट्री की जो भी थ्योरी थी उनको पढ़ लेता था। हर रोज़ पूरा दिन भर मतलब जितना हमको सिखाया वो उसकी पूरी रिवीजन कर लेता था। वैसे हम अगर उसको 2-3 बार 4 बार मतलब लगातार करते गए ना, तो फिर हमको पूरी बुक ही याद हो जाती है। तो फिर मैं वही प्रेफर करता था केमिस्ट्री के लिए। अगर सब्जेक्ट टफ लगता है तो अपन को उसके कंसेप्ट से उनको ठीक से समझना चाहिए, और समझने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसको अपन को सोचना चाहिए कि वो कैसे होगा। और खाते टाइम वगैरह फ्रीली टीवी नहीं देखते हुए अगर अपन शांति से खाना खाते हुए सोचेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे हो सकता था, तो वो हो जाता है। और जितना अपन सोचते हैं उतना ज़्यादा अपना जो थिंकिंग लेवल है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जाता है। बस ऐसे ओवरकम हो सकता है। और जैसे कि दिव्या ने कहा कि जे में क्वांटिटी मतलब क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिटी में वैसा नहीं है। सिटी में क्वांटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी भी है लेकिन क्वांटिटी उससे ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं और सिटी का लेवल ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू जेई। सो आपको ज़्यादा मतलब हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बस मैथ्स के लिए आपको थोड़ी बार एडवांस तक जाना पड़ेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो बस PYQ कीजिए, PYQ से मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और मैथ्स के लिए ट्राई कीजिए कि जेई के जो PYQs है मतलब जो हार्ड जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, उसके लिए आप जेई के PYQs ये कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि सबने बताया कि कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग किया जाए। यहाँ पर आपने चीज नोटिस किया किसी का वीक मैथ सब्जेक्ट नहीं था, तो मैथ को यार आप लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो, फिर इंजीनियरिंग करने आओ, वरना थोड़ा रहने दो फिर। और सब अगर सुबह सुबह की बात निकली तो जानते हैं कि यार क्या आप लोग बस फ्लो में पढ़ाई करते थे या फिर कोई आप लोग का टाइम टेबल या शेड्यूल भी हुआ करता था? तो अगर आप थोड़ा जल्दी में बता पाए कि आप लोग कोई इसे शेड्यूलिंग था या फिर बस पढ़ते थे? हाँ, मतलब मेरा शेड्यूल मैं अर्ली बर्ड थी, तो मैं सुबह 3 बजे उठ जाती थी। लाइक रेगुलर बेसिस पे तो नहीं होता कभी कभी, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सुबह उठ के ही पढ़ती थी। रात में क्योंकि मैं रेगुलर स्कूल जाके फिर कोचिंग जाती थी, तो रात में आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी, सो इसलिए मैं रात में सो के सुबह जल्दी उठ के 3 बजे से उठ के आई वॉज यूज टू स्टडी। मेरा स्टडी का पैटर्न कुछ ऐसा था कि मैं जैसे मेरा केमिस्ट्री वीक था, तो मैं केमिस्ट्री को रटने के लिए शायद सुबह सुबह में अपना माइंड फ्रेश रहता है, तो मैं केमिस्ट्री सुबह क्लास जाने के पहले केमिस्ट्री एक घंटा रिवाइज करता था। लेकिन मैथ्स मुझे बहुत पसंद था, तो मैं जब रात में 10-11 बजे के बाद में मैं मैथ्स चालू करता था और मैथ्स की बहुत प्रैक्टिस करता था उस टाइम पे। प्लानिंग बुक की मतलब एक बुक बना के रखी थी, उसमें मैं हर रोज़ डेली का शेड्यूल लिखता था। मतलब कल जो शेड्यूल होगा उसको मैं आज रात को लिखूंगा और मुझे कल क्या क्या पढ़ाई करनी, तो फिर वैसा शेड्यूल बनाता था। सुबह 5 बजे उठ के मैं पहले एक सब्जेक्ट पढ़ लेता था जैसे केमिस्ट्री, उसके बाद मैं फिर मेरा मन शांत करने के लिए सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करता था। उससे हमारा मन शांत रहता है और हमारा माइंड भी बहुत फोकस रहता है। और उसके बाद फिर फ्रेश वगैरह होकर आगे की स्टडी करता था। वो प्लानिंग बुक मेंटेन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मेरी क्लासेस ही रहती थी, तो मैं जब टाइम मिलता था तब पढ़ लेता था। अगर कोई ब्रेक है खाने का ब्रेक तो तब पढ़ लिया, और अगर घर जाने में थोड़ा टाइम है और 2 लेक्चर के बीच गैप है तो तब पढ़ लेता था। और मैं जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रात को ही पढ़ता था, क्योंकि वो सुबह उठने के बाद रिकॉल होता था मेरे को, तो मैं ऐसे पढ़ता था। और फिजिक्स का मैं थ्योरी ज़्यादा रीड करता था, क्योंकि थ्योरी रीड करने से एक्चुअल कंसेप्ट भी समझते थे, और अपन ने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो वो क्लास का पॉइंट रिकॉल भी हो जाता था। और मैथ्स में ज़्यादा थ्योरी पढ़नी नहीं चाहिए, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। और मैं रेगुलरली 40 से 50 क्वेश्चन रेगुलरली सॉल्व करता था और मेंस के करता था। मेरा शेड्यूल तो जैसे कि मैं 4 बजे उठता था और 4 से 6 बजे तक मतलब जो भी फॉर्मूलेज है वो सब ये रिवाइज करता था। फॉर्मूलेज के मेरे मतलब 3 से 4 बुक्स हो गए थे, फिर मतलब पूरे भर गए थे, तो वो रिवाइज करता था। और डे के स्टार्टिंग में ही मैं प्लान कर देता था कि आज क्या क्या करना है। और उसके बाद मतलब 6-7 बजे फ्रेश होने के बाद 8 बजे मेरा कॉलेज रहता था, और 1 बजे मेरा कॉलेज एंड हो जाता था। तो कॉलेज एंड होने के बाद मैं 2 बजे लैब में जाता था, लाइब्रेरी लगाई थी मैंने। और 2 से शाम के मतलब रात के 8 बजे तक मैं लैब में ही था। मेरे जो ऑनलाइन क्लासेस थे
नोट्स बनाना, जो भी फॉर्मूला लिखना नया दिखा दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो सब मैं लैब में ही करता था। और घर पे मैं 9 बजे आके सो जाता था, मतलब मेरा 9 बजे सोना और 4 बजे उठना ऐसा था। तो डेली आपने सब चीज़ में कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा कि सब अर्ली बढ़ते हैं। मुझे भी नाइट आउल बकवास लगता है, मैं भी खुद अर्ली बढ़ता, क्योंकि जो सुबह उठ के पढ़ाई होती है वो रात को नहीं होती है। सुबह दिन भर की पूरी किचकिच रात को मन में चलती है, दिन में मतलब नहीं हो पाती हो, मैं भी ये मानता हूँ। तो आपने इस चीज़ को फॉलो किया, समझे, मतलब आपने सुबह उठा तो विदाउट डिस्ट्रैक्शन को कट डाउन किया, आप नहीं उठ सकते। आजकल लोग सोशल मीडिया इतना यूज़ कर रहे हैं, सुबह के 4 बजे सो रहे हैं। आप लोग जब उठते थे पढ़ने के लिए तब वो लोग सोते थे, है ना। तो जो बच्चे ये सब में फंस चुके हैं, तो डिस्ट्रैक्शन में पूरा फंस चुके हैं, तो उनको एक एक दो पॉइंट आप बताना क्या चाहेंगे जिससे वो डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कर पाए, कट डाउन कर पाए और अपने तैयारी को पूरा एक्सेल और बूस्ट कर पाए। सो डिस्ट्रैक्शन की बात है मेनली सोशल मीडिया। सो देखो, अगर आपको करना है तो पुट योर मोबाइल डाउन, वही एक रीज़न है। देख, जो अंदर से मोटिवेट होता है ना, तो बाहर से इंसान मोटिवेट नहीं कर पाता। मैं जितना भी तुम लोगों को बोलूँ, तुम लोग मेरी वजह से थोड़ी ना अपना सोशल मीडिया बंद करोगे। 2 साल के लिए बंद कर दो, जो अभी 12th में 1 साल के लिए बंद कर दो। कॉलेज के बाद तो पूरे 4 साल सोशल मीडिया यूज़ करना है। हाँ, 4 साल, हाँ, मतलब जैसा जिसको। देखो, अगर करना है तो रख दो, नहीं करना है तो तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो। दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू। हाँ, मेरा भी वैसे ही डिस्ट्रैक्शन था। 11th में स्टार्टिंग में मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता था बहुत ज़्यादा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अच्छे कॉलेज में। फिर बाद में मैंने इंस्टाग्राम वगैरह सब डिलीट कर दिया, और एट द एंड आपका रिजल्ट मैटर करता है। फिर बाद में लगता है कि यार थोड़ा सा कर लेता, थोड़ा इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया या फिर कोई भी अदर थिंग्स अगर थोड़ा कम करता तो शायद हो जाता। ये रिग्रेट बाद में होगा, इसलिए पहले ही अच्छा करना चाहिए, और ऐसे मैंने डिस्ट्रैक्शन। मैंने 11 के स्टार्टिंग में एक छोटा मोबाइल ले लिया था, जो बस फ़ोन कॉल कर सकते या SMS कर सकते। बाकी कोई डाउट होता तो मैं मेरे पेरेंट्स के फ़ोन से कर लेता था, और थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन जो आता था उसको मेडिटेशन से हैंडल करता था। एक्चुअली 11th-12th में मोबाइल फ़ोन की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर तुम ऑफलाइन क्लासेस में जाते हो तो तुम कीपैड वाला मोबाइल प्रेफर कर सकते हो, और इट इज़ मोर देन इनफ टू टेक कॉल्स। एंड उससे मतलब उस पर तो इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ नहीं चलता, तो वो अच्छा है, उससे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। और एक तुम मेडिटेशन भी कर सकते हो, और बस, और तुमको क्या करना है वो तुमको हर बार मतलब सोचो कि तुमको ये अचीव करना है, तो तुम कर सकते हो अचीव। डिस्ट्रैक्शन तो मतलब पूरा तरह से ख़त्म नहीं हो सकता। आप ट्राई करो कि उससे कम से कम यूज़ करो सोशल मीडिया। और मेरा भी ऐसा ही था, मतलब मैं यूट्यूब यूज़ करता था, मतलब खाना खाना समय, ट्रैवलिंग के समय मैं यूट्यूब देखता था, क्योंकि मेरे ऑनलाइन ही लेक्चर थे, तो डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाता था। और बहुत ज़्यादा होती है, जैसे बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, स्क्रीन को देख कर। हाँ। उसको कैसे बदलते हो? एक्सरसाइज, मतलब डेली जॉगिंग को जाना ही चाहिए। मतलब नेचर में आपको, मतलब ग्रास रहती ना, उधर आपको कम से कम आधा 1 घंटा बैठना चाहिए। मतलब रिकॉल करना चाहिए क्या क्या किया, किसे, बस रिवर के साइड में ज़्यादा बैठना प्रेफर करो। कि आप अपने आप को 4 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो? क्योंकि फ्रैंक, सबका थोड़ा सा ड्रीम रहता है कि अपने 4 साल बाद कॉलेज में आओ तो अपने को किस तरह से अपग्रेड करूँगा, एक्सेल करूँगा, और मेरे ड्रीम्स क्या क्या है। तो थोड़े बहुत अगर इंसाइट्स दे पाए कि आपको 4 साल बाद अपने को कहाँ देखना है, किस पोजीशन पर देखना चाहते हो, क्या अच्छा करना चाहते हो, थोड़ा बताने की कोशिश करें। हाँ, तो बेसिकली 4 साल बाद मैं बस एक अच्छी पोजीशन पे, अच्छी पैकेज के साथ मैं देखना चाहती हूँ खुद को। एज एन अभी तक 12th तक ऐसे कुछ आउटसाइड को करिकुलर एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर नहीं की है, वो साइड पता नहीं है। बहुत बार होता है ना, लाइक मेरा भी आपके लाइफ में कि आपको एक्सप्लोर करना है। जैसे मेरे लाइफ में था कंटेंट क्रिएशन, मैं कॉलेज आके एक्सप्लोर कर रहा हूँ उस चीज़ को। जैसे आपके लाइफ में अगर ऐसा कुछ नहीं। आपके लाइफ में एक्चुअली कॉलेज लाइफ में जो 4 साल है ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, ताकि मैं जान पाऊँ मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, और फिर उस करियर को या फिर साइड बाय साइड करियर को मैं परस्यू कर पाऊँ। बस दैट्स ऑल। हम तो सिविल वाले हैं वैसे तो, लेकिन हम यूपीएससी देंगे, लेकिन अब अच्छे कॉलेज में है तो 4 साल बाद मुझे लगता है कि मुझे 4 साल बाद एक पर्सनैलिटी डेवलप करनी है वैसी, कि कम्युनिकेशन अच्छी करनी है, और बहुत सारी क्लब्स में इधर पार्टिसिपेट करना है, और स्पोर्ट्स वगैरह में मुझे तो ज़्यादा इंटरेस्ट है वैसे। तो एज ए गुड ह्यूमन बीइंग बन के मुझे 4 साल बाद जाना है, और बाकी करियर का तो होगा ही, अब अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो। दैट्स कुछ बताना चाहता हूँ, ज़्यादा क्लब्स में इन्वॉल्व मत कर लेना, 1-2 रखना बेटर है। ज़्यादा रखोगे तो बहुत ज़्यादा बर्न आउट और फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे और इन्जॉय नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करना स्पेसिफिकली आप सिलेक्ट करो कि मुझे इस क्लब में जाना है, इस पोर्टफोलियो में जाना है, और उसी में जाना, सब में रस मत करना, ठीक है।
जैसे तुमको सिविल सर्वेंट बनना है ना यूपीएससी, तो यूपीएससी का क्लब है, उसमें तो जाना ही जरूर। बाकी एक साइड से क्लब ले लेना, जो क्लब नहीं फेस्ट बोल रहा हूँ, कोई फेस्ट ले लेना ताकि इंजॉय वाला फैक्टर रहे, ठीक है। बाकी किसी को क्लब में इंटरेस्ट है, एनसीसी, स्कॉट, डिबेट वगैरह, कुछ भी क्लब में इंटरेस्ट उसमें जा सकते हैं, बट ऐसा मत करना कि सब में जाके ऐसा बैठ रहे हो और सब में सिलेक्ट होकर आ रहे हो, नहीं। एक दो को रखना ताकि इंजॉय फैक्टर भी होना चाहिए, वरना अगर बर्न आउट हो गए, इंजॉय नहीं कर पा रहे हॉस्टल में दोस्तों के साथ, दिन भर क्लब में पड़े हो, काम कर रहे हो, ऐसे वॉलंटियर कोई काम होता नहीं है, छोटे मोटे खाने रखने छोड़ के, बट ऑल दो आप बर्न आउट फील कर लोगे, तो मोस्टली आप लोग कुछ करना 1 से 2 क्लब रखो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। फेस्ट भी 1 से 2 ही रखो, जो भी रखा 1 से 2, और कोशिश करो आप लोग एक स्पोर्ट्स खेलो, पर्सनली बता रहा हूँ। जैसे मैंने आया था तो मैं पहले देखा कि मैं वॉलीबॉल खेल सकता हूँ, फुटबॉल खेल सकता हूँ, क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो मैं वॉलीबॉल खेल पा रहा था और बैडमिंटन खेल पा रहा था, लेकिन वॉलीबॉल में बहुत ज़्यादा बॉडी एक्टिव नहीं हो पा रही थी, ठीक है। मैंने बैडमिंटन को प्रेफर किया। तो एक स्पोर्ट्स आप लोग जरूर खेलना, जिससे आपको ना ऐसा दिन भर में जो रहता है ना, आप लोग फील करोगे, अभी स्टार्टिंग डेज है ना, तो थोड़ा फील करोगे कि आप थोड़ा से डीमोटिवेट हो रहे हो, कहाँ फंस गया, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और तो बहुत अच्छा रहेगा, बट कभी कभी होता है ना, डीप तो आती है, बोलते हैं लाइफ इज ऑल अबाउट साइन ग्राफ, ऊपर नीचे होगी, तो जो डीप आएगी ना, तो डीप में आपको थोड़ा अगर स्पोर्ट्स खेलोगे ना, ऐसा लो फील नहीं होने देगा। आप लोग कोशिश करें एक स्पोर्ट्स में जरूर जाते, ठीक है। बताइए। मेरा तो 11th-12th में ऐसा सपना था कि एक सिविल सर्वेंट बनूं, हाँ यूपीएससी ग्रेजुएशन के बाद, पर अभी थोड़ा एक्सप्लोर करके देखूंगा कि मेरा इंटरेस्ट 4 साल एक्सप्लोर करो, उसके बाद मौका नहीं मिलता है। ट्राई करो आप लोग 4 साल, ऐसा प्रेसिस हो, पूरा हाथ में 4 साल है, पूरा हर एक फील्ड को मतलब खोल दो। 3 साल को मोस्टली बोला जाता है, 14 साल बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है सब समझ के, तो 3 साल जितना भी आप लोग पूरा एकदम फुल एक्सप्लोर करो। फर्स्ट ईयर तो पूरा एक्सप्लोर करने के लिए ही है, क्योंकि आप लोग को वही पढ़ाएंगे 11th-12th वाला, ठीक है, उससे भी लो लेवल पढ़ाते हैं, तो 11th-12th वाला ही सब रहेगा, जो भी रहेगा, तो आप लोग एक्सप्लोर करना पूरा, ठीक है। यूपीएससी फिर अब यहाँ पे मैं देखूंगा मेरा इंटरेस्ट और कहाँ पे है, और ऑन एन एवरेज मुझे एक बड़े पोजीशन पे ही जाने का है। एक्चुअली मैंने सोचा नहीं कि 4 साल बाद मैं मतलब किधर होऊंगा, बट मेरे को जो करना है, मेरे को एक अच्छी प्लेसमेंट लेनी है और मेरे को सोसाइटी के लिए कुछ करना है, बस। सो मेरा पहले से एम था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो इसलिए मैंने सिविल ब्रांच प्रीफर की सबसे ज़्यादा, और मुझे मिल भी गई, बस। तो मैं एक चीज़ आप लोग को बोलना चाहूँगा, ठीक है, आप लोग भी बोलना चाहूँगा, जो भी आप लोग का ड्रीम है ना 4 साल बाद, उस पर से काम आज से ही शुरू करो, कल से शुरू करो, थोड़ा टाइम ले लो, एंजॉयमेंट करो, फिर काम स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि ये जर्नी बहुत बड़ी होने वाली है, आप सभी को अच्छे पोजीशन पर जाना है, अच्छी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए आपको टाइम तो लगेगा ही, तो कई बार आउटपुट नहीं मिलेगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा, डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। आप लोगों को कंटिन्यूस काम करना है, सबको अच्छे पोजीशन पर जाना है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। आप में और जो कैमरा के पीछे बैठ के देख रहा है, दोनों में यही डिफरेंस है। वो डिस्ट्रैक्शन से फंसा हुआ, आप लोग डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करके यहाँ पर आके बैठे हो, है ना। तो अभी अपने आपको हावी नहीं होने देना, डिस्ट्रैक्शंस में काम करना है। तो कुछ अब लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, कुछ भी आप लोग जितने भी हो, आप एक चीज़ उनको बताओ जो देख रहे हैं, जो वहाँ से निकल के यहाँ पर आके बैठ सके, समझ रहे हो ना, या फिर इससे बेटर जगह जाकर बैठ सके, IIT NIT जहाँ भी जो भी बैठ सके, बट वो बेटर कर सके। तो कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंस से उनको बताइए कि क्या करना चाहिए, 1-2 पॉइंट्स में। लाइफ एक्सपीरियंस एज सच नहीं है, बट एक बात कहूँगी, इनर मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेशन से पढ़ाई करनी चाहिए। देखो, एक बार पढ़ाई के मज़े लेने लग गए ना, तो पढ़ाई करने का बहुत मन होता है। लाइक मुझे मैथ्स पसंद था, तो जब भी मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री से लाइक चिढ़ आती थी कि भाई बस अब नहीं करना मुझे, तो मैं मैथ्स करती थी। तो लाइक मैथ्स में इंटीग्रेशन सॉल्व करो, वेक्टर्स है, बहुत चीज़ें हैं जो तुम्हें ना ऐसे शांत से बैठ के सॉल्व करो, बस मज़े मज़े में सॉल्व करते रहो, जितना हो सके उतना, बस बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट। और नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर आप लोग यहाँ पे होंगे इंटरव्यू देते हुए। आई थिंक हार्ड वर्क इज़ इम्पोर्टेंट। अगर एक कोट है, नो पेन नो गेन। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन ओवरकम करने के लिए पेन होगा शुरुआत में, लेकिन अगर आप वो पेन सह लोगे तो फिर आपको रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिलेगा। सो हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट एंड नो पेन नो गेन इज मेन थिंग। आप 11th-12th में बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे और बहुत हार्ड वर्क करोगे, लेकिन लास्ट में जब मेरे से जो गलती हुई थी मैं वो बताता हूँ। मैंने 11th-12th में बहुत पढ़ाई की, लेकिन लास्ट में जब जनवरी अटेम्प्ट था जेई का, तब मेरी पूरी तरह से रिवीजन नहीं हुई थी। 11th-12th की पूरी रिवीजन नहीं हुई थी, उसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट खराब गया। फर्स्ट अटेम्प्ट खराब जाने की वजह से सेकंड अटेम्प्ट में फोकस हो गया, तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में भी जो मार्क्स चाहिए वो आए नहीं, और उसकी वजह से फिर एडवांस को भी टाइम नहीं मिला। इसलिए ये गलती आप मत कीजिए। मैं बोलूँगा कि रोज़ पढ़ाई करो और दिन का हर एक मिनट दो, क्योंकि तुम्हें और कुछ काम नहीं है, तुमको सिर्फ पढ़ना है 11th-12th। और जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी थिंकिंग एक लेवल ऊपर जाएगी और तुम कुछ अच्छा सोच पाओगे। और जितना तुम अच्छे से पढ़ोगे वही तुमको बाद में रियलाइज़ होगा कि अच्छा हुआ तब मैंने पढ़ लिया और आज मैं इधर हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग
मतलब पढ़ते नहीं और बाद में उनको लगता है कि तब पढ़ लेते, तो टाइम कभी भी वापस नहीं आता, एक बार टाइम खत्म हो गया तो खत्म हो गया। सबसे पहली बात, हार्ड स्टडी से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी करो, आपका अपना दिन का शेड्यूल बनाओ और एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स करो कि हमें किस टाइम में पढ़ना है, क्या करना है। रोज का शेड्यूल बनाओ, मतलब ऐसा मंथली मत बनाओ कि आज मुझे कि परसों मुझे ये करना है। रोज का जिस दिन जो करना है उसी दिन करो और शेड्यूल को फॉलो करो। और PYQs और रिवीजन ये दोनों मतलब करना ही है, और जो नोट्स है वो भी अच्छे से बनाओ। दैट्स ऑल। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनकी तो मॉक टेस्ट होती है, पर जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन है जहाँ पे तुम मॉक टेस्ट दे सकते हो। और मॉक टेस्ट ऐसी देना कि जहाँ पे आप रियल इन्वॉल्वमेंट में बैठे हो, जैसे कि ओरिजिनल एग्जाम जेई का एग्जाम है ऐसा कंसिडर करके देना। एक ही पॉइंट है, आइदर यू विन और यू लर्न। तो ऐसा नहीं कि कम मार्क्स आ गए तो डिमोटिवेट हो जाना, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, अगले दिन से वापस पढ़ाई शुरू। इट्स ओके, दैट्स ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखा जैसे कि आप लोगों ने मतलब कितने अच्छे से आप लोगों ने डिलीवर किया मैसेज को, और आप लोग भी यार इनकी बातें सुनो। ये लोग कुछ करके यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, बेस्ट स्कोरर है यहाँ पर, CUP के बेस्ट स्कोर इन्होंने किया है। तो डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करो यार आप लोग, और आप लोग भी बेस्ट कर सकते हो। और आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू यार, आप लोग वीडियो में और जो अपने व्यूअर्स उनको बता पाए हैं। अगले साल अगर वो लोग भी आए तो यार आप लोग को थैंक यू जरूर बोलेंगे अगर आप लोग उनसे मिले तो थैंक यू सो मच। और एक फ़ोटो ले लेते हैं यार सब, ताकि अपलोड कर पाऊँ मैं अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो थैंक यू आप लोगों का। आपका नाम? आदित्य के कृष्णा बाड़ी। नाइस कार्तिक गायकवाड़। नाइस। सो थैंक यू आप सभी का यार। आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने बीच, और जरूर इसे लर्निंग्स लें, ठीक है, और इसे सीखें और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें।